ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। कि इंक्लूसिव एजुकेशन और उसकी जो नीड है इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमारा टॉपिक है आज का। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है ना, कि यहाँ पे हम उनके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे कि उन स्पेशल जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए जो, ठीक है, हमने एजुकेशन सिस्टम बनाया, न्यू एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसीज जिसमें ये अलग अलग जो एरिया में, ठीक है ना, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जो किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटीज को फेस कर रहे हैं या मेंटल डिसेबिलिटीज को फेस कर रहे हैं, उनको एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे बाकी स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जा सके, उनको एजुकेशन दी जा सके, ताकि वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा बन सके। किसी तरह की कोई कास्टिज्म, ठीक है ना, जैसे कलर के रिगार्डिंग, कास्ट के रिगार्डिंग ऐसी कोई इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है ना, पुअर रिच ऐसा कुछ भी उनके साथ ना हो। उन सबको एक ही रूफ के नीचे बाकी स्टूडेंट के साथ, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ नॉर्मल एजुकेशन दी जा सके। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसकी नीड क्या है स्टूडेंट्स, देखो, ठीक है ना, सबसे पहले है टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, to provide equal opportunities. To provide equal opportunities means कि जितने भी ये स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको बाकी स्टूडेंट्स की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन की हैं, चाहे वो गेम्स की हैं, चाहे किसी तरह के कॉम्पिटिशन्स के हैं, इनको भी उनके तरह ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मीनिंग ये नहीं कि जिस चीज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी सेम चीज में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि ऑब्वियस है कुछ डिसेबिलिटीज के कारण ये सेम उनकी तरह बिहेव नहीं कर सकते, बट इनके लिए भी उस तरह के कुछ कॉम्पिटिशन, उस तरह की कुछ एक्टिविटीज को रखा जाना चाहिए, ताकि ये भी उन स्टूडेंट्स की तरह अपने आप को, अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल, सोशल डेवलपमेंट कर सकें। इनको भी प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटीज मिले। नेक्स्ट हो जाता है टू प्रमोट यूनिकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट्स। टू प्रमोट यूनिकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट्स मींस कि जो टीचर है, चाहे वो सोसाइटी मेंबर है या टीचर है या पेरेंट्स हैं, वो हर एक स्टूडेंट्स की जो नीड है उसको समझें। उनको सबको इकट्ठे तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हमने एक क्लास में सबको इकट्ठा कर लिया, पढ़ा रहे हैं नॉर्मल स्टूडेंट के साथ, लेकिन पता उनको ये बताना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग है और उनकी जो नीड है वो भी अलग अलग है। उनको हर एक बच्चे की जो यूनिकनेस पता हो, उनकी स्ट्रेंथ, एबिलिटीज, ठीक है ना, स्किल, सबके बारे में पता हो। उनको ये भी पता हो कि उनमें किस चीज की इंप्रूवमेंट हमने करनी है, उनका क्या गोल है। टू प्रमोट बेटर एकेडमिक अचीवमेंट्स। देखो, अब जो स्टूडेंट्स माना कि फिजिकली थोड़े से वीक होते हैं, फिजिकली उनकी स्ट्रेंथ वीक है, ठीक है ना, फिजिकल किसी तरह की डिसेबिलिटीज को फेस कर रहे हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि वो एकेडमिक में पीछे हो। मेंटल लेवल तो कई बार उनका नॉर्मल स्टूडेंट से भी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। आपने अभी रिजल्ट आए थे जब बोर्ड के 10th वगैरह के, जब, ठीक है, प्लस टू के, आपने उसमें पढ़ी होगी न्यूज़ की, एक बच्चे ने जिसने टॉप किया, जिसको आज से इतना नजर नहीं आता, जो इसकी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसने टॉप किया। क्योंकि इनके भी अलग से एग्जाम होते हैं, इनका भी एक अलग से पैटर्न बना होता है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी उनको मिले, ठीक है ना, ताकि उनको एकेडमिक, उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो भी हों। वो भी, जैसे मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि इनके भी अलग से जो गवर्नमेंट जॉब में कोटा होते हैं, तो वहाँ पे ये टेस्ट देते हैं। ये टेस्ट देंगे, कब देंगे और कैसे क्लियर करेंगे? जब इनकी एजुकेशन अच्छी हो, जब इनको शुरू में ही स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स की तरह अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तभी ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो दोनों का सेम होता है, टेस्ट तो दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। अगर जिसके लैग नहीं है, सपोज करो वो एक कंपटीशन टेस्ट में बैठ रहा है बैंक के एग्जाम में, जहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स भी बैठ रहे हैं, तो दोनों का टेस्ट सेम होगा, उसको कुछ हद तक उसके कोटे के हिसाब से, ठीक है ना, कुछ बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन टेस्ट तो उसे भी क्लियर करना है। लेकिन वो कब करेगा? जब उसने भी बाकी स्टूडेंट की तरह मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो उनको, ठीक है ना, प्रमोट बेटर एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए उनको ये सारी इक्वलाइजेशन मिलनी चाहिए। टू प्रमोट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। देखो, उनमें भी अवेयरनेस, उनको अपनी बॉडी के बारे में, ठीक है ना, बाकी जो चीजें उनके बारे में अवेयर होना जरूरी है, उनमें सेंसिटिविटी है जो प्रमोट करना जरूरी है। क्योंकि कई बार तो ये बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हर चीज़ को बड़ी ज़्यादा फील करते हैं। कोई इनका कुछ गलत बोल देता है इनको, इनकी बॉडी के बारे में, इनकी फिजिकल, ठीक है ना, उसके बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण उसको बड़ा नेगेटिव ले लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस एजुकेशन का मेन एम क्या होता है कि उनको इस डिप्रेशन से बाहर निकालना,
ठीक है, उनकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना, लेकिन इस तरह के जो नेगेटिव सेंसिटिविटी उनको कम करना, दूसरे बच्चों को सेंसिटिव बनाना, उसके लिए वो एक ही जगह इकट्ठे क्यों स्टडी करवा रहे हैं, ताकि दूसरे बच्चे उनकी तरह, ठीक है ना, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकें। सो इस फॉरम में कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे कुछ ऐसे डेज रखे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक दिन जैसे बच्चों को ये फील कराने के लिए कि जो एक आइज से ब्लाइंड बनता है पर्सन, जब बच्चा है उसको कैसा फील होता है, वो एक दिन ऐसा रखते हैं जब सारे बच्चे आइज पे अपनी पट्टी बांध के कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, जैसे जी अगर किसी की लेग नहीं है तो बाकी बच्चे भी एक लेग को टाई करके किसी रस्सी के साथ तो वन लेग के साथ एक्टिविटी करते हैं। तो इट मीन सब में एक सेंसिटिविटी, ठीक है ना, एक दूसरे के प्रति जो है, ठीक है ना, एक अवेयरनेस, एक दूसरे के साथ जो प्यार है वो बढ़ाने के लिए, ताकि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकें। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज करवानी चाहिए। फिर आता है स्टूडेंट्स टू डेवलप सोशल स्किल्स। वही डेवलप सोशल स्किल्स मीन सोसाइटी में रहने के लिए उनमें कुछ सोशल स्किल्स डेवलप करने चाहिए, कि वो सोसाइटी में अगर वो किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम को फेस भी करें तब भी वो सोसाइटी का एक अच्छा पार्ट कैसे बन सकते हैं, कैसे वो सोसाइटी में रह सकते हैं, कैसे सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी का एक पार्ट बन सकते हैं और कैसे सोसाइटी उसको अपना एक पार्ट बनाती है। तो ये सारी चीजें भी उनको सिखाई जाती है। तो इनका मेन जो है, ठीक है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है ना, इसकी यही नीड है, ठीक है ना, इन सभी चीजों को प्रमोट करना। अब ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक आ गया स्टूडेंट, इसी स्टूडेंट्स के बेस पर, ठीक है, कि रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि अलग अलग प्रोफेशनल होते हैं जो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग अलग जो प्रोफेशनल रखे जाते हैं, वो इनकी जो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। अब अलग अलग प्रोफेशनल में, ठीक है ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर भी आ जाता है प्रोफेशनल में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फिजिकल एजुकेशन टीचर भी आता है, ठीक है ना, वो भी एक प्रोफेशन है। उसका क्या रोल है, फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या करता है, स्कूल में कुछ ऐसी गेम्स, कुछ ऐसी एक्टिविटी, ठीक है ना, उसका मेन रोल क्या होता है कि वो स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी गेम्स, ठीक है ना, इन बच्चों के लिए करे कि वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इसके लिए वो स्कूल के जो बाकी टीचर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। कई बार तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर बच्चों को घर जाके भी, ठीक है ना, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं ताकि बच्चे में जो डेवलपमेंट हो सके, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो सके, उनकी जो सोशलाइजेशन स्किल्स हैं, ठीक है, जो मोरल स्किल्स हैं, इन सब में इंप्रूवमेंट हो सके। तो एक फिजिकल एजुकेशन का यही रोल है कि वो इन बच्चों के साथ मिलकर उनकी हर एक की अलग अलग जो नीड है उसका पता करे, वो पूरा उसका बैकग्राउंड चेक करे, उनके टीचर से, उनके पेरेंट्स से पूरी नॉलेज ले उसके बारे में, बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके लिए कुछ ऐसी ऐसी मतलब एक्टिविटीज बनाए जिसमें वो पार्टिसिपेट करें और उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल या फिर ये मोटर स्किल्स इंप्रूव हो सकें। तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल है। फिर हो जाता है, उसके बाद आता है स्पेशल एजुकेशन काउंसलर। स्पेशल एजुकेशन काउंसलर स्पेशल एजुकेशन काउंसलर स्पेशल एजुकेशन काउंसलर क्या होते हैं, देखो ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी है, ठीक है ना, ये वहाँ पे उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं एजुकेशन में, जिनको किसी तरह की कोई डिसेबिलिटीज है, ठीक है ना। इनका रोल क्या होता है, ठीक है ना, इनका रोल होता है ये पेरेंट्स के साथ मिलकर भी काम करते हैं, ये स्कूल में उनके टीचर से उनके बारे में पूरा बैकग्राउंड लेते हैं, फिर उनकी हेल्प करते हैं, उनको देखते हैं कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स वो बच्चा फेस कर रहा है, चाहे वो किसी चीज़ को पकड़ने की है, शू लेसेस बांधने की है, ठीक है ना, चाहे वो आई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो ये स्पेशल एजुकेशन काउंसलर उनको एजुकेशन के बारे में बताते हैं। इसमें वो टीचर्स की हेल्प लेते हैं, पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, वो सोसाइटी की हेल्प लेते हैं जिसमें वो बच्चा रह रहा है। फिर आता है उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेनली ये क्या होता है, ट्रीटमेंट करते हैं और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, ठीक है ना, या मतलब ये बोलो किसी चीज़ को पिक करने की, ठीक है ना, प्रॉब्लम, या फिर ये बोलो कि कई बार शू लेसेस बांधने नहीं आते, उनसे बांधते, ठीक है ना, उनको इन तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें ये प्रॉब्लम्स होती है कई बार बच्चों में।
तो ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ये उन बच्चों के साथ वर्क करके उनको इन चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करना सिखाते हैं, इन चीज़ों से ऊपर आना सिखाते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उन्होंने आना है। अब इसका रोल क्या होता है देखो, फाइन मोटर स्किल्स सच एज टाइंग, शू लेसिस, कटिंग एंड हैंड राइटिंग, कि मतलब उनकी हैंड राइटिंग, उनको लिखना सिखाना, उनके शू लेसिस कैसे बांधने हैं, किसी चीज़ को काटना कैसे, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका काम उन चीज़ों पे वर्कआउट करना होता है। इसमें ये वही चीज़ आती है कि ये जो भी थेरेपिस्ट है ना ये उसके स्कूल टीचर के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि इनको इस काम के लिए दोनों की ही जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। इसके बाद आया था आपका फिजियोथेरेपिस्ट। देखो फिजियोथेरेपिस्ट कौन से होते हैं, ठीक है ना, जो इनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए कुछ, ठीक है ना, मेडिसिन चाहे वो फिजिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिसके कारण वो जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सके, जो कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर आ सके। जैसे बच्चों में सिटिंग स्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, किसी चीज़ को उठाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, उनके जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, वीकनेस होती है उनमें, तो इनको कैसे वो सही कर सकते हैं। इनका मेन जो फिजियोथेरेपिस्ट इनका यही काम होता है, ठीक है ना, उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं उसको प्रमोट करना, उनमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करना। ये भी बच्चों को स्कूल में जाकर तो देते रहते हैं, साथ में उनको कुछ ऐसे एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन काम ये होता है कि ऐसी एक्सरसाइज देना, ऐसा ट्रीटमेंट देना कि वो इन चीज़ों से, उनकी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं उससे वो बाहर आ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बच्चे लेग्स पे अपनी खड़ी नहीं हो सकते, जब उनकी जब चलते हैं तो लेग्स थोड़ी सी वाइब्रेट करती है, कांपती हैं, क्योंकि उनमें वीकनेस होती है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट उस चीज़ के लिए उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है ना, उनका ट्रीटमेंट रखते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना, जिसके कारण उनमें ये जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती जाती हैं और मे भी 100% कई बार सही भी हो जाती हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर। स्पीच थेरेपिस्ट, अब हमें पता है कई बार बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो कुछ वर्ड्स से है जो प्रॉपरली बोल नहीं पाते, ठीक है ना, वो हकलाकर बोलते हैं, वर्ड को प्रॉपरली बोल नहीं सकते, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के साथ ये स्पीच थेरेपिस्ट वर्क करते हैं, ठीक है, उनकी जो साउंड प्रॉब्लम होती है ये उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इस ट्रीटमेंट के लिए वो पूरा इसका पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं, मेडिकल, ठीक है ना, चेक इनका करवाते हैं, पूरा प्रॉपर मतलब गाइडलाइंस लेकर ही वो इसके बारे में वर्कआउट करते हैं, इनके बारे में इनके साथ वर्क करते हैं, इनको 1 by 1 एक एक वर्ड, ठीक है ना, उसकी क्लैरिटी, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसको कैसे क्लियर बोलना है, ये सारी चीज़ें उसको सिखाते हैं, इसलिए हम इसको स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं। फिर आता है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर वो होते हैं जो इन सभी बच्चों के साथ मिलकर, ठीक है ना, इनके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। स्पेशल एजुकेटर वही होते हैं जो इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट ने उसकी स्पीच को सही कर दिया, फिजिकल एजुकेशन टीचर ने उसकी कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करवा दी, जो फिजियोथेरेपिस्ट ने उनकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है उनको, तो ये जो टीचर होते हैं ना, जो होते हैं, ये ओवरऑल सबके साथ मिलकर इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं कि ये चेक टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि इसमें कुछ डेवलपमेंट हो रही है, अगर हो रही है तो गुड, अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। फिर ये सभी से उसकी रिपोर्ट लेकर सबको प्रॉपरली रिपोर्ट देते हैं कि उस बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये सारी चीज़ों को का ये कंक्लूजन निकाल कर वर्कआउट करते हैं। तो उसमें ये हमारा था मेनली टॉपिक, ठीक है ना। जैसे इस टॉपिक में हमने चैप्टर में हमारे जो यूनिट 4 थी, ठीक है ना, फिजिकल टीचर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है ना, कि जिनमें किसी न किसी तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है, कि वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनको भी हमने सोसाइटी का एक हिस्सा लेके चलना है, उनको भी एजुकेशन देनी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको, ठीक है ना, उनको फेस करना सिखाना है, और वो कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, ठीक है ना, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है ना, कि स्पेशल उनके लिए एजुकेशन होती हैं, स्पेशल उनके लिए एजुकेशन टीचर रखे जाते हैं, ठीक है ना, स्पेशल उनके लिए गेम्स बनाई जाती हैं, स्पेशल एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, या फिर उनके पेरेंट्स, ठीक है ना, डॉक्टर, सारे मिलकर, सभी मिलकर इस चीज़ पे वर्कआउट करते हैं ताकि उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है ना। बाकी जब आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देखोगे तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपके अपने आप क्लियर होनी शुरू होगी, लेकिन इसको बुक में से अपनी चैप्टर को एक बार रिवाइज जरूर करना। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।